Hello viewers, welcome to Physics Quantum classes. I Abhay Kumar going to deliver lecture 6 of BSc Part 1 Physics in Vector and Relativity. The topic is Stokes theorem. स्टोक्स थ्योरम पर यूजुअली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह है स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम। फिजिक्स में बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स में यूजुअली जो तीनों थ्योरम पढ़ना है, इसमें तीनों थ्योरम्स वेक्टर में ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यूजुअली फिजिक्स में बीएससी पार्ट 1 क्लास में तीनों थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ ही यूजुअली पूछता है। इस पर प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में खासकर फिजिक्स में बहुत कम ही पूछे जाते हैं। हाँ, मैथमेटिक्स में बीएससी मैथमेटिक्स में तो बीएससी में जहाँ तक मैथमेटिक्स है तो उसमें तो यूजुअली इन तीनों थ्योरम्स पर बेस्ड प्रॉब्लम से पूछे जाते हैं। लेकिन जहाँ तक बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स का सवाल है तो उसमें पूरे देश भर के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें ये तीनों थ्योरम, जिसमें कि ग्रीन्स थ्योरम मैं डिस्कस कर चुका हूँ और आज स्टोक्स थ्योरम करने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इन तीनों थ्योरम्स का स्टेटमेंट और इनके प्रूफ ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनके स्टेटमेंट्स और प्रूफ इसे ही तैयार करना चाहिए। यूजुअली इक्का दुक्का कभी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टेटमेंट, स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ ग्रीन्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो इस ढंग से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ स्टार्टिंग कमिंग टू द टॉपिक स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में, वह है स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं और उसके बाद इसके प्रूफ को डिस्कस करेंगे। तो स्टोक्स थ्योरम एक मेथड है। पहले ये जाने कि स्टोक्स थ्योरम है क्या। तो स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल को, किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल किसी कर्व के लॉन्ग या किसी सरफेस के लॉन्ग, तो उसको कन्वर्ट करता है स्टोक्स थ्योरम सरफेस इंटीग्रल में। सो स्टोक्स थ्योरम इज ए मेथड टू, और स्टोक्स थ्योरम इज यूज्ड टू कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर एलोंग ए कर्व या एलोंग ए कर्व पाथ। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर एलोंग ए कर्व पाथ और ए क्लोज लूप इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। और सरफेस इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर ओवर द इंटायर सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए कर्व इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। किसी वेक्टर का किसी क्लोज सरफेस के अधीन के अंदर जो सरफेस बाउंडेड होगा, तो उस बाउंडेड सरफेस पर किसी वेक्टर का जो इंटीग्रेशन होगा, उस बाउंडेड सरफेस पर जो किसी वेक्टर का इंटीग्रेशन होगा जो कि किसी कर्व के बाउंड्री के अंदर पड़ता है, वह सरफेस। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग द इंटायर सरफेस बाउंडेड बाय ए क्लोज कर्व इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल. We have already discussed it in the earlier lecture. So now it is clear that Stokes theorem is a method is used to convert line integral of a vector into surface integral, which is enclosed by any curved surface. Now a statement of a Stokes theorem. अब स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट को हम लोग समझें कि स्टेटमेंट इसका क्या है, कथन क्या है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, दैट इज अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम,
the line integral of a vector, the line integral of a vector, suppose that vector is a vector which is denoted by arrow given over English letter A, capital A, that is a vector. तो दोस्त दिस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स दैट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। इसका स्टेटमेंट को अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, सपोज दैट वेक्टर इज ए वेक्टर अराउंड, और लाइन इंटीग्रल किसके लॉन्ग होगा? अराउंड एनी क्लोज सरफेस, अराउंड एनी क्लोज कर्व। मैंने पहले ही बताया कि लाइन इंटीग्रल, और प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लाइन इंटीग्रल होता है किसी वेक्टर का किसी क्लोज कर्व या किसी कर्व के लॉन्ग, किसी कर्व और क्लोज कर्व के लॉन्ग इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल कहलाता है। तो स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स दैट, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, सपोज दैट वेक्टर इज ए वेक्टर अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व C इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल A टेकन ओवर एनी क्लोज सरफेस S which is bounded by the closed curve S, that is curve C is a boundary edge of the surface S which is enclosed by the curve C. So this is the statement of Stokes theorem. I am repeating again, you can write down it, this Stokes theorem states that the line integral of a vector, suppose that vector is a vector around any closed curve C is equal to the surface integral of curl A taken over any closed surfaces of which the curve C is a boundary edge. मतलब इसे हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। स्टोक्स थ्योरम यह बतलाता है, स्टोक्स थ्योरम के अनुसार किसी वेक्टर, सपोज करते हैं वो ए वेक्टर है, तो किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल, रेखीय समाकलन किसी कर्व के, किसी क्लोज कर्व पर, सपोज करते हैं वो कर्व C है, तो किसी वेक्टर का रेखीय समाकलन लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज कर्व C के लॉन्ग या किसी क्लोज कर्व C पर इक्वल होता है कर्ल A का, कर्ल A वेक्टर का, कर्ल A वेक्टर, कर्ल मीन्स रोटेशन, तो कर्ल A वेक्टर का क्लोज सरफेसेस जो कि कर्व C के द्वारा जो बाउंडेड सरफेस है, कर्व C के अधीन जो सरफेस होगा उस पर कर्ल A का, कर्व C के अधीन जो क्षेत्रफल होगा, सपोज करते हैं टोटल सरफेस एरिया S है जो कर्व C के द्वारा इंक्लोज हुआ है, तो उस इंक्लोज सरफेस S पर कर्ल A का सरफेस इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर क्लोज लूप या क्लोज कर्व। सपोज करते हैं क्लोज कर्व C है और वह सरफेस इंक्लोज करता है S, तो लाइन इंटीग्रल ए वेक्टर का पूरे उस बाउंड्री सरफेस पर, पूरे बाउंड्री सरफेस क्या है? बाउंड्री सरफेस है क्लोज कर्व है, तो उस पूरे क्लोज कर्व पर जो कि बाउंड्री एज पर है कर्व C, और उसके अंदर जो सरफेस इंक्लोज हो रहा है वह सरफेस S है। तो लाइन इंटीग्रल ए वेक्टर का पूरे बाउंड्री एज पर, मतलब उसको क्लोज कर्व पर ए वेक्टर का लाइन इंटीग्रल, वह उस कर्व, क्लोज कर्व के अधीनस्थ जो क्षेत्रफल है एरिया S, उस कर्व के अंदर जो बाउंडेड एरिया है सरफेस एरिया S, उस बाउंडेड एरिया S पर कर्ल A का सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा। यही है स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट। और मैथमेटिकली अगर इसके देखा जाए तो दैट इज लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप, और उस क्लोज लूप को सपोज करते हैं कि, सपोज किया जाता है कि वो क्लोज लूप, इसका प्रूफ में हम उसको सपोज करेंगे एक पूरा क्लोज लूप C है जिसके अंदर एरिया बाउंडेड होता है सरफेस एरिया S। तो इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं? किसी वेक्टर का सपोज करते हैं, यहाँ वेक्टर A सपोज किया गया है, तो ए वेक्टर डॉट क्या करेंगे, ए वेक्टर लेकर के और पूरा जो क्लोज लूप है उसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, उसको बहुत से छोटे छोटे, किसी क्लोज लूप को हम बहुत से छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। और वैसा एक स्मॉल एलिमेंट है जिसका लेंथ है dl, जिसका dl, और उसको अगर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के रूप, उसका अगर डायरेक्शन दे दिया जाए उस डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट dl वेक्टर इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप, क्योंकि लाइन इंटीग्रल में केवल सिंगल इंटीग्रेशन का यूज होता है, और वह इंटीग्रेशन किसी वेक्टर का इंटीग्रेशन किसी क्लोज कर्व के लॉन्ग या किसी कर्व के लॉन्ग, क्लोज हो या क्लोज कर्व भी हो सकता है, क्लोज कर्व नहीं भी हो सकता है, कर्व के लॉन्ग भी हो सकता है, जो एक पॉइंट से ड्रॉन होकर दूसरे पॉइंट तक कर्व अगर ड्रॉन किया गया है तो उसके लॉन्ग भी हो सकता है, एक पॉइंट A से B तक भी हो सकता है, अगर पूरा क्लोज लूप है। लेकिन यहाँ पर जो कर्व लिया गया है वह पूरा क्लोज लूप है,
सो हेयर इंटीग्रेशन दे करके सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको हम राउंड कर दिए हैं, सर्किल दे दिए हैं, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर ओवर द इंटायर क्लोज लूप। तो यही हो गया ए वेक्टर का लाइन इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर ओवर द क्लोज लूप। इसके लिए पूरा क्लोज सर्किट दे दिया गया इंटीग्रेशन के लॉन्ग, इंटीग्रेशन दे करके सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल लॉन्ग एस है, लॉन्ग एस दे करके पूरा इसको घेर दिया गया, पूरा इन सर्किल कर दिया गया। तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर द क्लोज लूप सी हो गया। यहाँ अगर यहाँ क्लोज लूप नहीं लेते थे, क्लोज लूप नहीं करते, क्लोज लूप मैंने सर्किल नहीं देते, तो यहाँ पर सी लिख सकते थे। इंटीग्रेशन के नीचे में सिंबल सी लिखा जा सकता था, जो बतलाता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप। देयर लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर दैट इज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और ये इक्वल किसके होगा, सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल में मैंने बताया भी था कि सरफेस इंटीग्रल में डबल इंटीग्रेशन यूज होता है, तो डबल इंटीग्रेशन, और यहाँ एस दे भी दिया गया है जो कि इंटायर क्लोज सरफेस को बतला रहा है। और वह क्लोज सरफेस किसके अंदर, किसके है, किसके बाउंड क्लोज सरफेस किसके अंदर है, वह क्लोज सरफेस इंक्लोज हुआ है कर्व सी के अंदर। कर्व सी जो होगा बाउंड्री एज पर होगा सरफेस एस के, मतलब कर्व सी सरफेस एस को इंक्लोज करेगा। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन, और यहाँ एस भी दे दिया गया है। इसका मतलब है कि इंटायर सरफेस पर, इंटायर क्लोज सरफेस पर जो कि इंक्लोज हुआ है कर्व सी के अंदर, कर्व सी बाउंड्री एज पर होगा, किनारे होगा, माने सरफेस जो इंक्लोज सरफेस एस है उसके चारों तरफ होगा, उसके बाउंड्री पर होगा, बाउंड्री किनारे पर होगा, बाउंड्री एज पर होगा कर्व सी, और उसके अंदर सरफेस जो इंक्लोज हुआ है वह एस है। तो डेट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस वेक्टर कर्ल ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और कर्ल ए वेक्टर को सिंबल में लिखा जा सकता है डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, जिसको मैंने पहले भी बतला चुका हूँ, इसको पहले ही डिस्कस किया जा चुका है शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही। तो कर्ल ए की जगह पर यहाँ सरफेस इंटीग्रल कर्ल ए की जगह लिखा जाएगा डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। डी एस वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर है, जो कि कोई स्मॉल एरिया डी एस है और उसके नॉर्मल डायरेक्शन में एन कैप, नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप है तो उस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हो जाएगा डी एस वेक्टर। मान लिया कि ये सरफेस है, ये सरफेस है किसी क्लोज सरफेसेस का एक छोटा सा एलिमेंट है डी एस। तो डी एस पर अगर नॉर्मल ड्रॉन करेंगे, देखिए इस पर डी एस पर नॉर्मल ड्रॉन किया गया, और इधर यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप है, तो इस एन कैप के डायरेक्शन में एरिया का एक डायरेक्शन हो गया, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन हो गया जो कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लॉन्ग है, जो कि उस स्मॉल एलिमेंटल एरिया है उसके नॉर्मल है, उसके परपेंडिकुलर है, तो उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर एन कैप है। तो एन कैप के लॉन्ग जो वेक्टर एन कैप के लॉन्ग जो एरिया स्मॉल एरिया वेक्टर डी एस पर नॉर्मल ड्रॉन किया गया, तो उसके लॉन्ग एक वेक्टर रिप्रेजेंट होगा, और उस वेक्टर का नाम क्या होगा, डी एस वेक्टर, एरिया वेक्टर डी एस वेक्टर। और एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर डी एस वेक्टर। So this is the statement of Stokes theorem, and in mathematical form it is line integral of a vector dot line integral of a vector, that is integration over closed loop C a vector dot dl vector equal to double integration over the surfaces curl a vector into ds vector dot ds vector, sorry, dot curl a vector dot, यहाँ dot product है ds vector, और इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन सरफेस ओवर सरफेस इंटायर सरफेस ए कर्ल ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैन बी रिटन एज डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, वेयर डी एस वेक्टर इज द स्मॉल एरिया वेक्टर विच इज डायरेक्टेड along the unit normal vector n cap which is drawn perpendicular to a small elemental area ds of the entire closed surface S, which is bounded by a closed loop C, over which line integral of a vector is taken. Now we have to prove Stokes theorem after giving its, or after discussing its statement. For the proof of Stokes theorem, suppose a closed surface S, this is closed surface S, whose boundary is C, that is closed surface S is enclosed inside a closed loop C. Write down, suppose a closed surface of surface area capital S, this is entire surface area S, which is enclosed by having boundary C. Suppose a closed surface, total closed surface S, enclosed inside the curve C. So suppose a closed surface S having boundary C हो गया, कर्व C इसका बाउंड्री हो गया सरफेस का,
ये पूरा क्लोज कर्व सी है, क्लोज लूप सी है, उसके अंदर जो बाउंडेड सरफेस है वो एस है। तो सपोज ये क्लोज सरफेसेस हैविंग सी इट्स बाउंड्री, हैविंग क्लोज लूप सी या कर्व सी, क्लोज कर्व सी its boundary. Now divide these surfaces into a large number of small elements or elemental areas, ds1, ds2, ds3, dsn, under the curves, under the closed curves या closed loops c1, c2, c3 cn, इसको कि बहुत सारा लाइंस खींच करके सरफेसेस को बहुत सारे स्मॉल एरियाज में, सरफेस में, स्मॉल एलिमेंटल सरफेसेस में इसको डिवाइड किया गया है। ds1 जिसका एरिया ds1 है, ds2, ds3, dsn तक, और जो सरफेस ds1 है वह कर्व, क्लोज कर्व c1 के अंदर होगा, इंक्लोज होगा, ds2 इंक्लोज होगा c2 के अंदर, ds3 इंक्लोज होगा कर्व c3 के अंदर। इसी ढंग से कर्व cn के अंदर जो एरिया इंक्लोज होगा, सरफेस एलिमेंटल एरिया इंक्लोज होगा, सरफेस एरिया, वो dsn होगा। तो नाउ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर आफ्टर डिवाइडिंग द सरफेस इनटू, लेट अस डिवाइड द enclosed surfaces, the surface enclosed surfaces into large numbers of elemental areas, elemental surfaces or elemental areas, surface area, elemental surfaces, say ds1, ds2, ds3 dsn, enclosed by the curves, enclosed under the curves, enclosed by the curves c1, एलिमेंटल एरिया ds1 कर्व c1 के अंडर इंक्लोज होगा, ds2 एलिमेंटल एरिया ds2 क्लोज कर्व c2 के अंदर इंक्लोज होगा, ds3 क्लोज कर्व c3 के अंदर इंक्लोज होगा, और dsn क्लोज कर्व cn के अंदर इंक्लोज होगा। बाय द इंक्लोज्ड बाय द कर्व्स c1, c2, c3 cn, चूँकि सरफेस एरिया एस जो कि जिसका कि बाउंड्री सी है, जो कि कर्व सी के अंदर इंक्लोज है, इसको बहुत सारा लाइन खींच करके, बहुत सारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉन करके इसे स्मॉल एरियाज में डिवाइड किया गया है। स्मॉल सरफेस में, स्मॉल सरफेसेस, एलिमेंटल सरफेसेस, वेरी स्मॉल सरफेसेस और एलिमेंटल सरफेसेस में डिवाइड किया गया है, जिसे ds1, ds2, ds3, dsn से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये सभी जो एरियाज हैं, एलिमेंटल सरफेसेस हैं, वह क्लोज कर्व c1 के अंदर इंक्लोज है ds1, c2 के अंदर इंक्लोज होगा ds2, c3 के अंदर इंक्लोज होगा ds3, और cn के अंदर इंक्लोज होगा एलिमेंटल सरफेस dsn। c1, c2, these elemental surfaces ds1, ds2, ds3, dsn dsn are enclosed by the curves c1, c2, or enclosed under the curve c1, c2, c3 cn respectively. Now we have to compute line integral of a vector along the boundary, along the periphery of the along the periphery or perimeter of the closed loop, because line integral along the periphery or perimeter of the circle only contribute, that is the sides of the elements along the periphery of the closed loop, along the perimeter of the closed loop will contribute to the line integral only, because common sides of the elemental areas inside the curve C will not contribute to the line integral, because the line integral of the common sides of the continuous elements will cancel each other.
because direction of each element, direction under each element is given is shown, and along the periphery, that is the line integral of the sides of the elemental areas along the periphery, which is directed in anti-clockwise direction along the entire surface, will only contribute to the line integral. तो केवल सरफेस के अंदर पेरीफेरी के अलॉन्ग जो एलिमेंटल एरिया होगा उसका साइड्स का जो वेक्टर साइड्स जिसके अलॉन्ग ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, इसके साइड्स के अलॉन्ग पेरीफेरी के किसी पॉइंट, सपोज दैट दिस पॉइंट इज पी, along which a vector is represented along the tangential direction along the tangent to the curve, and which makes angle theta to the direction of dl vector. Here dl vector is a small element of the dl vector is a displacement vector along the curve, that is dl is the small element of the curve on its circumference. So dl vector, and a vector makes let us suppose a vector makes any angle theta to the direction of dl vector. So a vector is tangential to any point P which is along the periphery or along the perimeter, which is drawn from a point of the perimeter or periphery of the closed loop C. तो केवल लाइन इंटीग्रल जो होगा, जो इसमें बहुत सारे साइड्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स, तो कॉमन साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं, कॉमन साइड्स वाले जो एलिमेंट्स हैं, तो उसके कारण जो ए वेक्टर का जो लाइन इंटीग्रल होगा वह कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो लाइन इंटीग्रल होगा उसका डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि उनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है. तो केवल जो साइड्स एलिमेंट्स के जो सरफेस एलिमेंट्स हैं उसके जो साइड्स वेक्टर ए वेक्टर का माने केवल पेरीफेरी इस क्लोज कर्व सी के एलोंग या कर्व सी के पेरीमीटर के अलॉन्ग वेक्टर ए वेक्टर का जो लाइन इंटीग्रल होगा, जो इसके एलिमेंट्स का साइड जो इसके अलॉन्ग माने ये सर्कम्फरेंस के अलॉन्ग होगा, माने जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रिप्रेजेंट किया गया है, उसके कारण ही केवल लाइन इंटीग्रल होगा, कंट्रीब्यूट करेगा. तो लाइन इंटीग्रल ए वेक्टर का जो क्लोज लूप के अलॉन्ग होगा वह उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो जो उनके कॉमन साइड्स हैं, तो उनके कारण जो कंट्रीब्यूशन होगा अंदर में इन साइड, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो उसके कारण लाइन इंटीग्रल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. कंट्रीब्यूशन केवल होगा जो साइड्स जो कॉमन जो साइड्स एलिमेंट्स के जो सर्कम्फरेंस के माने जो ये पेरीफेरी और कर्व का पेरीफेरी और पेरीमीटर के लॉन्ग होगा, वही केवल कंट्रीब्यूट करेगा लाइन इंटीग्रल का. इसलिए लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, सो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर द क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर क्लोज लूप. कैसे हम ए वेक्टर का लाइन इंटीग्रल को एक्सप्रेस करेंगे, तो ए वेक्टर पी पॉइंट पर ये रिप्रेजेंट किया गया है ए वेक्टर, और इसका डायरेक्शन डीएल वेक्टर के साथ अगर एंगल थीटा फॉर्म करता है, तो ए वेक्टर डीएल वेक्टर ए डॉट इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर द क्लोज लूप को हम इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर. और अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन डीएल वेक्टर के साथ जो स्मॉल इसका स्मॉल एलिमेंट है, इसका कर्व का एक स्मॉल पार्ट है, तो ऐसा बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है सभी, तो इसलिए इंटीग्रेशन किया गया है. तो अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन डीएल वेक्टर के साथ एंगल फॉर्म करता है थीटा, तो ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ डीएल वेक्टर इंटू कॉस थीटा. तो ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा. अब कंट्रीब्यूशन जो है, अब इसको बहुत सारे कर्व जो सरफेस एरिया है, स्मॉल एलिमेंट्स सरफेस को हम डिवाइड किए हैं बहुत सारा एलिमेंट सरफेसेस में, एलिमेंटल सरफेसेस में DS1 DS2. तो प्रत्येक स्मॉल एलिमेंट जो केवल जो साइड से पेरीफेरी के अलॉन्ग होगा, पेरीफेरी मतलब सर्कम्फरेंस के अलॉन्ग होगा या पेरीमीटर के अलॉन्ग होगा क्लोज सरफेस के, तो वही केवल लाइन इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट करेगा. और बीच में जो कॉमन साइड्स हैं वे सभी के कारण जो लाइन इंटीग्रल होगा वे सभी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. तो केवल पेरीमीटर के अलॉन्ग ही जो साइड्स होंगे सरफेस एलिमेंट का, वही कंट्रीब्यूट करेगा लाइन इंटीग्रल के लिए. तो इंटीग्रल ओवर ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, अब इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप C1 पर ए वेक्टर डॉट DL1, इसको कर देते हैं DL1, ये एलिमेंट DL वेक्टर है, DL1 DL2, इसका बहुत सारा एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं. ए वेक्टर डॉट DL1 ओवर क्लोज लूप C1 प्लस अब C2 से अलॉन्ग होगा C2, कर्व C2 के अलॉन्ग, यहाँ C1 दे दिए, C2 के अलॉन्ग एरिया है
इनक्लोज है वह DS2 है, लेकिन यहाँ पर लाइन इंटीग्रल लिख रहे हैं तो ए वेक्टर डॉट DL2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट अब करके लास्ट में प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर द क्लोज लूप CN, क्लोज कर्व CN, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ओवर लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट DLN वेक्टर, इसको लिखा जा सकता है ए इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ये पूरे क्लोज लूप C पर था और इसको बहुत सारे स्मॉल सर्कुलर लूप में इसको डिवाइड कर सकते हैं, पूरे सर्कुलर लूप को, जैसा कि इसे यहाँ किया गया है। C1 के अंदर जो एरिया है DS1 है, DS2, DS3 और यहाँ DL1 एलिमेंट है कर्व C1 के लॉन्ग जो एलिमेंट है स्मॉल एलिमेंट DL1, कर्व C2 के लॉन्ग DL2, ऐसे ढंग से। अब इसको RHS को लिखा जा सकता है सिग्मा ओवर I इक्वल टू यहाँ 1 to n, चूँकि n तक है यहाँ पर CN, और इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप यहाँ हम कर देंगे CI, इसको CI कर दिया जाए, CI C1 C2, I स्टैंड फॉर 1 to n हो जाएगा। जब I 1 रखेंगे तो यहाँ C1 हो जाएगा इंटीग्रल ओवर ये C, जब I इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप C1 ए वेक्टर डॉट DL1, तो यहाँ पर लिखना होगा अब ए वेक्टर डॉट DLI वेक्टर, ए वेक्टर डॉट DLI वेक्टर, इसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर डॉट DLI वेक्टर। देयरफॉर इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप C ए वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू सिग्मा I to n इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप CI ए वेक्टर डॉट DLI। जब I 1 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा C1, I जो 1 यहाँ पर I के जगह 1 जब रखा जाएगा, I के जगह 1 रिप्लेस करेंगे हम I के जगह पर, तो C1 हो जाएगा। ये टर्म मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा RHS का फर्स्ट टर्म। जब I इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट DL2 वेक्टर और यहाँ C2 हो जाएगा। जब I इक्वल टू 1 रिप्लेस करेंगे इसमें, इस टर्म में सिग्मा I, चूँकि I सिग्मा ओवर I to n है, तो यहाँ जब I इक्वल टू 1 n रिप्लेस करेंगे तो इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप CN ए वेक्टर डॉट DLN वेक्टर हो जाएगा, जो कि लास्ट टर्म होगा इसको RHS का। तो इसलिए अब इसको जनरलाइज कर देंगे अगर n पर, तो सिग्मा हटा देते हैं, केवल इसको हम इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ CN सीधे कर देते हैं, I की जगह CN ए वेक्टर डॉट DL n भी लिखा जा सकता है यहाँ पर DLN। यहाँ सिग्मा हटा करके इसको सीधे n पर जो है इंटीग्रेट कर दिए, तो इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप CN ए वेक्टर डॉट DLN, क्या है केवल DL भी लिखा जा सकता है, क्योंकि n के लिए तो हो ही गया, CN तो यहाँ लिख ही दिया गया है। तो इसको अब I इक्वल टू सफिक्स I के जगह पर CN कर दिए सीधे और सिग्मा हटा दिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन समेशन रूल। तो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Now from the definition of curl of a vector at a point is the maximum line integral computed per unit area along the boundary surface of a infinitesimal area at that point, around that point। तो RHS जो इक्वेशन 1 का RHS है सिग्मा ओवर इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप CN ए वेक्टर डॉट DL, जिसे हमने आइंस्टीन का समेशन रूल का यूज करके यहाँ सिग्मा का जो सफिक्स था, सिग्मा के लिए जो सफिक्स यूज किया गया था CI, तो I इक्वल टू 1 to n, तो सिग्मा का जो सफिक्स है I इक्वल टू 1 to n, इसको रिप्लेस करके केवल सिग्मा लिखा गया और CI की जगह केवल CN कर दिया गया इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप ए वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो from the definition of curl, this can be written as RHS of equation 1 can be written as, write down from the definition of curl का definition से, definition of curl of a vector, we can write sigma over integral over CN closed loop CN a vector dot DL vector, इसको लिखा जा सकता है सिग्मा कर्ल ए वेक्टर डॉट DSN वेक्टर, DSN इज द स्मॉल एरिया वेक्टर, DS इज अ स्मॉल एरिया वेक्टर, और फॉर
n. Here sigma is for because here the line integral is for Cn, so here ds vector is replaced by dsn. तो इसे लिखा जा सकता है सिग्मा ओवर कर्ल ए डॉट डी एस वैक्टर। चूँकि कर्ल ए का बारे में कर्ल ए का डिफिनीशन के बारे में पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कर्ल ए क्या है, मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल है ऑफ ए वेक्टर एट ए पॉइंट इन द वेक्टर फील्ड ओवर along the boundary of a infinitesimal area that is very small area around that point। तो उस हिसाब से कर्ल ए का डिफिनीशन हो गया। कर्ल ए को हम लिख सकते हैं, कर्ल ए वेक्टर को लिखा जा सकता है लाइन सिग्मा, ये सिग्मा लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0 लाइन इंटीग्रल है वेक्टर का। तो ये वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अपॉन, अब डेल्टा एस यहाँ डिवाइड कर देंगे तो कर्ल ए इंटू डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0 here delta s small, where delta s is an infinitesimal area of the area surface area S। तो डेल्टा s टेंस टू 0 सिग्मा ओवर डेल्टा s टेंस टू 0 इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अपॉन डेल्टा s। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ कर्ल। तो इसी का यूज करते हुए इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर को यहाँ लिखा जा सकता है सिग्मा ओवर सिग्मा कर्ल ए डॉट डी एस एन वेक्टर। तो ये हो गया कर्ल के डिफिनीशन से। कर्ल ए इक्वल टू इंटीग्रल ओवर इंटीग्रल ओवर सी एन ए वेक्टर डॉट डी एल इक्वल टू कर्ल ए वेक्टर डॉट डी एस एन वेक्टर सिग्मा ओवर कर्ल ए डॉट डी एस एन वेक्टर। एंड इट इज नॉट अदर नाउ रिप्लेसिंग सिग्मा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ रिप्लेसिंग सिग्मा now replacing sigma by double integration, and this is the surface area, this is the surface integral of curl A over the entire surface S enclosed by the boundary that is curve C. So we can write here in place of this term we can write it as double integral over entire surface A vector curl A vector dot ds vector. ds in place of dsn we can write ds vector, where ds vector is a small area vector. We can write ds vector as ds vector का जो डायरेक्शन होगा वह n कैप के डायरेक्शन में होगा। ds वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वह जो नॉर्मल ड्रॉन किया जाएगा सरफेस ds पर, यहाँ ds को एक साइडेड पोर्शन ds ले लिए हैं, सरफेसेस का एक स्मॉल एलिमेंट ds और इस पर नॉर्मल ड्रॉन किया गया है। तो इस डायरेक्शन में n कैप है जो कि ds वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और कर्ल ए का डायरेक्शन यहाँ इधर रिप्रेजेंट किया गया है along द राइट साइड। तो ds वेक्टर को यहाँ रिप्रेजेंट किया जा सकता है ds इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर ds, स्मॉल एरिया वेक्टर ds, एंड n कैप इज द यूनिट वेक्टर along ds vector, along the normal drawn to the surface area ds. So ds vector can be written as ds into n cap. So now this term sigma curl A dot ds n can be replaced by double integral over the entire surfaces. That is, this term can be replaced by the surface integral of curl A vector over the entire surfaces which is bounded by the closed curve C के अंदर जो क्लोज कर बाउंड किया गया है S, और इसी को बहुत सारे छोटे छोटे इसको लाइंस को ड्रॉन करके इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया था। तो ये हो गया सरफेस इंटीग्रल, जो ऊपर का टर्म है RHS का, इसको सरफेस, ये और कुछ नहीं बल्कि ये कर्ल ए वेक्टर का, माने ए वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल है, कर्ल ए का सरफेस इंटीग्रल है ओवर द इंटायर सरफेस S विच इज बाउंडेड बाय द कर्व क्लोज लूप C। तो दिस इज कर्ल ए इंटू ds, and so we can surface integral of curl A vector over the entire surface area S, which can be written as sigma is replaced by double integral here. Therefore LHS of equation is here. We can now we have a Stokes theorem. This is the Stokes theorem. Now we can obtain a Stokes theorem in next step, that is LHS is integral over closed loop A vector dot dl vector equals to integral over surface integral over curl A
कर्ल ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, वेयर डी एस वेक्टर इज द स्मॉल एरिया वेक्टर। इसका डायरेक्शन यहाँ एन कैप के डायरेक्शन में, जो कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, उसके अलॉन्ग रिप्रेजेंट किया गया है। और अब कर्ल ए को लिखा जा सकता है यहाँ, जैसा कि पहले ही मैंने बतलाया, डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस। सरफेस इंटीग्रल में डबल इंटीग्रेशन यूज होता है, तो ये डबल इंटीग्रल इसे लिखा जा सकता है। डबल इंटीग्रल कर्ल ए को नोटेशन में कर्ल ए का सिंबल होता है डेल वेक्टर, डेल ऑपरेटर क्रॉस ए वेक्टर। कर्ल में क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। तो कर्ल ए को लिखा जा सकता है डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। एंड दिस इज नॉट अदर बट स्टोक्स थ्योरम। दिस इज स्टोक्स थ्योरम प्रूव्ड। दिस इज स्टोक्स थ्योरम। सो वी आर able to prove Stokes theorem by using the definition of curl, Stokes theorem. And this is a Stokes theorem. We can write here proved. So line integral of a vector over the closed loop C, over the closed loop C, यहाँ C नीचे दिया जा सकता है, is equal to surface integral of curl A vector over the closed surface S इनक्लोज बाई दिस कर्व सी। ये कर्व सी है पेरीमीटर के लॉन्ग, बाउंड्री के लॉन्ग। ये बाउंड्री का थी, ये क्लोज कर्व सी, ये सरफेस के लिए ये बाउंड्री का बाउंड्री पेरीमीटर का काम करेगा, मान बाउंड्री सरफेस का काम करेगा। तो कर्व सी के अंदर जो सरफेस इनक्लोज है एस, तो उस सरफेस पर टोटल कर्ल ए का जो ये कर्ल ए का सरफेस इंटीग्रल होगा, वो उसको डबल इंटीग्रल एस कर्ल ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दैट इज इन सिंबल डबल इंटीग्रल्स ओवर द सरफेस del vector del operator cross a vector dot ds vector, that is line integral over the closed loop C is converted into surface integral over the entire closed surfaces bounded by this curve C. This is a Stokes theorem. तो thus Stokes theorem is proved. और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, जो लेक्चर 6 है बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स का, जो कि ऑनर्स कोर्स, सब्सिडियरी कोर्स और बीएससी पार्ट 1 पास कोर्स तीनों के लिए है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दूसरों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट थ्योरम वेक्टर का, विच इज गॉस थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।